वेलकम बैक टू एनसीजीसी। मैं सैयद तकी हसन नियाजी हाजिर हूँ काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो लेके आपके सामने। बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर रखा है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरे स्टूडेंट्स जो क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पर इंडो इस्लामिक कल्चर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। आज का हमारा टॉपिक है अराइवल्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। और ये इंडो इस्लामिक कल्चर AMU के 11 एंट्रेंस और BA एंट्रेंस दोनों में ही आता है। तो दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डील करेंगे। इसमें हमें मुग़ल सल्तनत से लेकर मुग़ल तक के मुस्लिम रूलर्स के बारे में पढ़ना होता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि अराइवल ऑफ मुस्लिम्स किस टाइम यहाँ पर हुआ। तो सबसे पहले यहाँ मुस्लिम्स जो आए वो अरब थे। तो सबसे पहले अरब आए, फिर टर्क आए, फिर सेकेंड टर्क इन्वेजन हुआ। उसके बाद बीच में टर्कों के बीच में अफगानों का रूल हुआ, फर्स्ट अफगान रूल आया, फिर मुग़ल आ गए, मुग़लों के बीच में कुछ दिनों पूरी, फिर अफगान आए, अफगान के फिर बाद मुग़ल आ गए। तो बात करें अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में, तो फर्स्ट इन्वेजन जो हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया 712 में। मोहम्मद बिन कासिम ने उन्होंने मुल्तान कैप्चर किया और उस टाइम कैपिटल था मुल्तान सिंध की। और उस टाइम जो मुल्तान का राजा था, किंग था, उसका नाम था राजा दाहिर। तो क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द किंग ऑफ मुल्तान एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। थोड़ा सा आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दें कि जो इंडो इस्लामिक है, और जरा सा क्लियर करता चलूँ कि इंडो इस्लामिक कल्चर का मतलब है इंडो इस्लामिक द कल्चर ऑफ इस्लाम विच डेवलप्ड इन इंडिया। तो इंडिया में जो इस्लाम का कल्चर डेवलप हुआ उसको इंडो इस्लामिक कल्चर कहते हैं। तो इस सीरीज की पहली वीडियो जो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स, तो उसमें अरब, सबसे पहले अरब आए। तो अरब में मोहम्मद बिन कासिम आए, 712 में आए, मुल्तान आए। उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक अरब के टर्क नहीं आया अरब के बाद। और फिर टर्कों का जो इन्वेजन हुआ, फर्स्ट इन्वेजन टर्क का, वो महमूद गजनी की शक्ल में हुआ। महमूद गजनी 1001 से 1027 तक 17 बार इंडिया पर अटैक करता है, जिसमें अभी अलीगढ़ वाले बच्चों के लिए सिर्फ 17 अटैक इंपॉर्टेंट है, 16 अटैक, नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। और वो सोमनाथ टेम्पल पे था, 1025 में किया था। उसके अलावा लास्ट अटैक इनका 1027 यानी 1027 में वो जाट रेबेलियन के अगेंस्ट था। इतनी चीज़ें ये फर्स्ट अटैक में इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ और, महमूद गजनी के साथ एक राइटर इंडिया आया था। उस राइटर का क्या नाम था? उस राइटर का नाम था एल बेरूनी। तो एल बेरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ। ये नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसने यहाँ आके एक किताब लिखी जिसका नाम है किताबुल हिंद, या उसको तारीख हिंद भी कहते हैं। तो दो तरह से पूछा जाता है, हु रोट तारीख हिंद, और ये भी पूछा जाता है अल बरूनी केम विद द रूलर। तो ये बात हो गई फर्स्ट इन्वेजन की। सेट पॉइंट है, इसको अपने नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। और फिर आते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं अगले सेकंड इन्वेजन। अब बात करते हैं सेकंड टर्क इन्वेजन की। तो पहले तो महमूद गजनी थे। अब उसके बाद सेकंड इन्वेजन जो हुआ वो मोहम्मद गौरी का हुआ। मोहम्मद गौरी का पूछा जाता है मोहम्मद गौरी ने फर्स्ट टाइम कब अटैक किया। तो फर्स्ट टाइम 1175 में किया, मुल्तान पर ही इन्होंने भी किया। और उस टाइम इस्माइलीज थे, एक शिया सेक्ट इस्माइलीज रूल करने लगे थे मुल्तान पर। उनको हरा के मुल्तान पर कैप्चर किया। और उस टाइम सबसे बड़ा टारगेट था राजस्थान, अजमेर। यहाँ का रूलर पृथ्वीराज चौहान, जो जिसकी बहुत बड़ी फौज और बहुत ताकतवर रूलर था, उसके खिलाफ उसने पहला हमला किया 1191 में। और पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। मोहम्मद गौरी वहाँ से वापस लौट जाता है, उसकी हार होती है। उसके बाद दोबारा हमला करता है। दूसरा अटैक 1192 में हुआ। इस बार मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इस कहाँ माना जाता है, ये भी माना जाता है कि सेकंड बैटल में मोहम्मद गौरी से वादा किया था जयचंद ने, राजा जयचंद ने, कि मैं मदद करूँगा पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, मगर उन्होंने की नहीं। तो 2 साल बाद फिर उन्होंने 1194 में बैटल ऑफ चंदावर हुई, जिसमें मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को हराया। इसके बाद इनका अभियान जारी रहा और इलाकों में ये जीतते रहे। और यहाँ हिंदुस्तान से लौटते वक्त अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर छोड़ा, जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो सल्तनत पीरियड यहाँ से स्टार्ट हुआ। वापस लौट रहे थे 1206 में, तो कुर्द शिया रेबेलियन ने, अफगानिस्तान के कुर्द रेबेलियन ने इनको मार दिया। तो यहाँ तक बात हो गई 2 इन्वेजन की। और अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। आइए अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मोहम्मद गौरी जाते वक्त अपना उत्तराधिकारी यानी अपना रिप्रेजेंटेटिव छोड़ के गए कुतुबुद्दीन ऐबक।
तो यहाँ से स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में हम इन 5 डायनेस्टीज को पढ़ते हैं, जिसमें पहली है स्लेव, जिसको हम हिंदी में गुलाम वंश कहते हैं, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, जिसमें 1206 से 90 तक स्लेव ने हुकूमत करी, 1290 से 1320 तक खिलजी ने करी, 1320 से 1414 तक तुगलक ने करी। इन सब में याद रखने की फिलहाल आपको 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि सबसे लॉन्गेस्ट रूल किसका रहा, ड्यूरेशन 94 ईयर्स की तुगलक ने रूल किया, और सबसे छोटा रूल खिलजी का रहा 30 ईयर्स। अब बात करते हैं स्लेव की। तो स्लेव के फाउंडर जो हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जिनका रूल 1206 से 10 तक रहा, और ये फेमस है लाख बख्श नाम से, फेमस थे लाख बख्श, यानी हु डोनेट इन लाख, जो लाखों में दान करे, इसलिए लाख बख्श। और हातिम सानी भी कहलाते हैं, सानी का मतलब सेकंड, तो ये हातिम सेकंड भी कहलाते थे अपने आप को, यानी जो भी रूलर, मुस्लिम रूलर दान देने में आगे होता था तो वो अपना नाम हातिम से जोड़ लिया करता था, तो हातिम सानी या हातिम सेकंड कहलाते हैं। आइए बात करते हैं इनकी कुछ कंस्ट्रक्शन की, इनकी कुछ इमारत होती, जिसमें एक है 2.5 दिन का झोपड़ा जो इन्होंने अजमेर में बनवाया, और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो दिल्ली में बनाई, और वो दिल्ली की पहली कंस्ट्रक्टेड मस्जिद मानी जाती है, फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड मॉस्क मानी जाती है 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम। उसके अलावा कुतुब मीनार, ये इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर नहीं, एक सूफी सेंट जिनका नाम हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह है, जिनको शॉर्ट में, क्योंकि एग्जाम में पूरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं देगा, आपको हिंट ना मिल जाए तो नाम सिर्फ किताब में देगा, एग्जाम में देगा हजरत बख्तियार काकी। तो दिल्ली में एक सूफी हैं हजरत बख्तियार काकी, उनके नाम पर कुतुब मीनार बनवाई। 1210 में ये चौगन खेल रहे थे, जिसका रिसेंट नाम पोलो है, तो घोड़े से गिरे और डेथ हो गई। तो सवाल आता है, नेम ऑफ सल्तनत रूलर हु डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स, घोड़े से गिरने से किस सुल्तान की मृत्यु हुई, तो उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए इनके बाद पढ़ते हैं इल्तुतमिश या शमसुद्दीन अल्तमश के बारे में। अल्तमश की इनको कंसीडर किया जाता है दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर, क्योंकि अब तक कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो अपने आप को स्लेव मानते थे, और इन्होंने अपनी गुलामी माफ़ करवाई जाके मोहम्मद गौरी के बेटे से कि मेरी गुलामी माफ़ कर दो, उसके एवज में जो भी पैसा दिया उससे अपनी गुलामी माफ़ करवाई, और फिर अपनी कैपिटल दिल्ली बनाया। तो दिल्ली पे रूल करने वाला पहला सुल्तान जो था वो बने शमसुद्दीन अल्तमश इल्तुतमिश। 1211 से और 1236 तक इनका पीरियड रहा, और इनको स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा जाता है। अब पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम से खुतबा पढ़वाया, जुमे के खुतबे में अपना नाम डलवाया, 2 कॉइन चलाए, एक का नाम जीतल था जो कॉपर का था, एक टका जो सिल्वर का था। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया जैसे कि इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी लाहौर से दिल्ली। इसके अलावा इन्होंने इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। देखो ये डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, पावर को डेलीगेट्स कर रहे हैं, अपनी पावर बांट रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन भी कर रहे हैं, और देखिएगा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी लेके आएंगे। इसके बाद इन्होंने अपना ग्रुप बनाया चालीसा या चहलगामी या 10 गांव में चहलगाम भी बोला जाता है। ये 40 लोगों का ग्रुप था, ये एक तरीके से कैबिनेट थी, इनसे पूछ के अल्तमश अपने काम किया करते थे। बाद में ये किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे और आने वाले सल्तनत रूलर को काफ़ी परेशान भी करेंगे। पर ये एक तरीके से पहली बार इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लाने जैसा काम था जो अल्तमश ने किया। और इसके अलावा कुतुब मीनार बनाते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल हो गया था, डेथ हो गई थी, तो इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया। देखो एक ध्यान रखना, पहली चीज़ ये इल्तुतमिश जो थे इनका क्या रिलेशन था कुतुबुद्दीन ऐबक से। ही वॉज द स्लेव एंड सन इन लॉ, स्लेव भी थे और सन इन लॉ भी थे। देखो स्लेव थे इसीलिए इनका नाम से वो स्लेव पड़ा। और इसके अलावा लास्ट इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैट्रोनाइज्ड मिनाजुस सिराज, यानी पैट्रोनाइज मतलब संरक्षण देना। इन्होंने संरक्षण दिया एक मशहूर राइटर मिनाजुस सिराज, जिनकी किताब तबकात नासिरी है। इससे भी क्वेश्चन आता है हु रोट द बुक तबकात नासिरी। तो इतना ही इनके बारे में काफ़ी है। अब इनकी बात करते हैं इनकी बेटी रजिया के बारे में। अब बात करते हैं दिल्ली की अगली सुल्तान जो है रजिया। ज़रा सा आपको बताता चलूँ कि रजिया और अल्तमश के बीच में कुछ दिनों के लिए रूल अल्तमश के बेटे यानी इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज़ का भी रहा। क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है तो ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए मैंने आपको उसके बारे में बताया नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई पूछ ले कि रजिया और इल्तुतमिश के बीच में कौन शासक बना, तो उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज़। बहरहाल बात करते हैं रजिया को, क्योंकि उनके फादर ने रजिया को नॉमिनेट किया था, पर ग्रुप ऑफ 40 ने
एक वीमेन होने की वजह से इनका नाम, वुमेन होने की वजह से इनका नाम ना हटा के रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया। रुकनुद्दीन फिरोज को हटा के यही वापस बनी 1236 से 40 तक ये रही। इस बीच इन्होंने भटिंडा पर हमला किया, जहाँ फंस जाने के एवज इन्होंने शादी कर ली वहाँ के गवर्नर अल्तूनिया से। अल्तूनिया जो भटिंडा का गवर्नर था, उसी ने कॉन्स्पायरेसी रची और कैथल में इनको मरवा दिया 1240 में। तो रजिया के बारे में इतना ही कि एक बार क्वेश्चन एमयू में आ चुका है कि रजिया वॉज द सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, अब इनके बाद 4 साल तक दौर रहा और किंग्स का और सुल्तान का, मगर उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। फिर 46 से लेके और 66 का पीरियड जो है वो नसीरुद्दीन महमूद का है, जो रजिया के बड़े भाई थे और इन्होंने राजकाज छोड़ के और अपनी दीनी ज़िंदगी गुजार रहे थे दिल्ली के कोने में। तो इनको गयासुद्दीन बलबन बुला के लाया, जो इनका ससुर भी था, और उसने कहा कि अब आप संभालिए। और ये भी औरंगजेब की जगह की तरह टोपियाँ सीते थे और कुरान शरीफ लिखा करते थे, इसीलिए ये फेमस है दुर्वेश किंग के नाम से। तो क्वेश्चन आया हु वाज फेमस है दुर्वेश किंग, तो नसीरुद्दीन महमूद। इनसे इतना ही काफ़ी है। आइए अब बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन। कहते हैं लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ स्लेव और ममलूक। तो याद रखिएगा, स्लेव को ममलूक भी कहा जाता है। तो ममलूक के लास्ट पावरफुल रूलर जो थे, जिनका नाम था गयासुद्दीन बलबन। वैसे इसका रियल नाम उलूग खान था। उलूग खान याद रखिएगा, उलूग खान नाम के 2 बादशाह सल्तनत पीरियड में हुए हैं। एक बलबन का नाम उलूग खान था, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, अभी तुगलक डायनेस्टी में आएंगे। उनका रियल नाम उलूग खान भी था, जोना खान भी था। बादशाह बनने के बाद अपना नाम मोहम्मद बिन तुगलक रख लेते हैं, क्योंकि ये तुगलकों का एक योद्धा रहा है उलूग खान, इसी वजह से उनका नाम पर ये इन्होंने नाम कई लोगों ने रखा। तो बलबन का रियल नाम जो था वो उलूग खान था। बादशाह बनने के बाद गयासुद्दीन बलबन हो गए। इन्होंने अपने आप को ज़िल्ले इलाही या शेडो ऑफ गॉड या नियाबत खुदाई या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड और खुदाई बंदेगार डिवोटी ऑफ गॉड, इस टाइप के नामों से पुकारा, यानी अपने आप को खुदा का यानी अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव कहा। और आयरन एंड ब्लड पॉलिसी अपनाने वाला बंदा था, यानी या तो बात मानो या गर्दन कटवाने के लिए रेडी रहो। तो इसने, क्योंकि ग्रुप ऑफ 40 मैंने आपको बताया अल्तमश ने ग्रुप ऑफ 40 बनाए थे तो वो कैबिनेट उनकी हेल्प करने के लिए, पर वो धीरे धीरे बन गए थे अपने आप में किंग मेकर, और किंग मेकर बनने के रोल अपना लिया था। तो अब बलबन को वो खलने लगा था, क्योंकि वो भी उन ग्रुप ऑफ 40 से एक बन के पहुंचा था। अमीर आखुर था, कि वो अमीर आखुर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अल्तमश। क्या नाम, किस पोस्ट पे था? अमीर आखुर। अमीर आखुर कहते थे केयर टेकर ऑफ रॉयल हॉर्सेस। तो बलबन के टाइम में ये अमीर आखुर था और धीरे धीरे ये वजीर और वजीर से फिर बादशाह खुद बन गया। तो इस तरीके से बलबन ने जब आयरन एंड ब्लड पॉलिसी अपनाई, उधर एक साइड में मराठाज अपनी पावर, राजपूत अपनी पावर बढ़ा रहे थे, तो राजपूत की पावर को डिफीट करने के लिए, हराने के लिए इसने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी अपनाई, उधर ग्रुप ऑफ 40 को हराने के लिए। तो उसके तहत उसने पाबोस या सजदा स्टार्ट किया कोर्ट में। पाबोस यानी किसिंग द फीट। तो जो भी कोई दरबार में आता था तो उसको पाँव पर किस करना पड़ता था, क्योंकि वो चाहता था ये ग्रुप ऑफ 40 जो है इनकी ईगो ज़ीरो हो जाए और वो अपने आप को सुल्तान के सामने ज़ीरो समझे, कुछ ना समझे। इसलिए उसने पाबोस, पाँव पे किस करवाता था, या सजदा। तो सजदा यानी झुक के, तो जो पाँव पे किस करता है तो उसके सामने देखने वाले को ऐसा लगेगा जैसे सजदा कर रहा है, सजदा कर रहा है। तो ये इसने शुरू किया और 40 को इसने एबोलिश कर दिया, क्योंकि उसको लगता था कि ये आगे कॉन्स्पायरेसी के अलावा, षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। ये अपने आप को पर्शियन कल्चर का बहुत बड़ा सपोर्टर मानता था और पर्शियन फेस्टिवल नौरोज इंडिया में स्टार्ट किया। इसके अलावा एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज स्टार्ट किया। पूछा जाता है हु स्टार्टेड दीवाने अर्ज, तो इसने स्टार्ट किया। इसने दिल्ली में एक महल बनवाया जिसको लाल महल या खुश्क लाल भी कहा जाता है या रेड पैलेस कहा जाता है। ये दिल्ली में बनवाया गयासुद्दीन बलबन ने। 1287 में जब इनकी डेथ हुई तो यहाँ के बाद इनके बेटे के कुबात बने, पर वो ज़्यादा अहल या उस सल्तनत के काबिल है जो 3 साल के अंदर ही, इनके मरने के 3 साल के अंदर ही स्लेव या ममलूक डायनेस्टी का एंड हो जाता है और शुरू होती है खिलजी डायनेस्टी। तो आइए शुरू करते हैं खिलजी।
आइए क्विक रिवीजन करते हैं खिलजी डायनेस्टी का। मैं आपको बताता चलूँ, इन सभी पे मेरी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। आप चाहें तो सभी पर एक एक वीडियो आराम से देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं क्विक रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ तो बिल्कुल मेन पॉइंट की बात करेंगे। तो बात करें खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जो है ना, ये अपने आप को सल्जूक कहते थे। सल्जूक डायनेस्टी से अपना ताल्लुक जोड़ते थे। सल्जूक एक तुर्कों की एक महान डायनेस्टी गुजरी है उससे। और वैसे ये लोग टर्को अफगान भी कहते हैं। टर्को अफगान मतलब हाफ टर्क और हाफ अफगान। अफगानिस्तान में टर्कों का मिलन था, इसलिए हाफ टर्क हाफ अफगान भी कहलाते हैं। और इनके फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। बहुत जेनरस, बहुत ही काइंड बादशाह था। इसने बहुत ही काइंड नेचर का था, बहुत पोलाइटली इसने हुकूमत करना चाहिए। 70 साल की उम्र में बादशाह बना था और ये हर किसी पर रहम किया करता था। पर वो बात इनके ही भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी को पसंद नहीं आई और आखिर में इनकी मौत की वजह भी बनी। तो इसकी डिटेल वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। तो उस वजह पे मैं जाऊंगा नहीं कि इसकी मौत की वजह ये कैसे बनी। अगर ये जानना है तो मेरी वीडियो अलाउद्दीन खिलजी वाली एक बार इसी चैनल पे जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो ये 1296 से 1316 तक रहा। इसका रियल नेम अली गर्शप था। अली गर्शप नाम से ये फेमस रियल नेम था। और ये अपने आप को सिकंदर सानी भी कहता था। इसने बेटा 2 तरह के रिफॉर्म्स किए, एक मिलिट्री रिफॉर्म्स और दूसरा मार्केट रिफॉर्म। तो यानी मिलिट्री या आर्मी रिफॉर्म की बात करें तो आर्मी रिफॉर्म बताता चलूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्शन अब तक का, यानी जितने दिल्ली सल्तनत हुए हैं उनमें सबसे बड़ा एरिया जीतने वाला अलाउद्दीन खिलजी है। वैसे इंडिया का सबसे बड़े एरिया पे रूल करने वाले औरंगजेब है, मगर औरंगजेब से पहले सबसे बड़ा एरिया दिल्ली का इंडिया का कैप्चर करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जितना कुछ आप जानते हैं फिल्मों से, वो रियलिटी से काफ़ी हद तक दूर है। तो मैं बताता चलूँ कि फिल्मों से हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत किया करिए। फिल्मों का मैच एक ही मकसद होता है, एंटरटेनमेंट और पैसा कमाना या एक सर्टेन आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना। जो देश में कोई आइडियोलॉजी पसंद की जाने लगती है या कोई प्रमोट की जाने लगती है तो फिल्में उसको प्रमोट करने के लिए और उसी आइडियोलॉजी बेस्ड फिल्म बनाने लगती हैं। तो फिल्म और हिस्ट्री का बहुत क्लोज कनेक्शन नहीं होता। तो जैसा फिल्मों में दिखाया गया है उससे काफ़ी हद तक ये अलग था अलाउद्दीन खिलजी। तो बात करें तो इस परमानेंट आर्मी, इंडिया में स्टैंडिंग आर्मी या परमानेंट आर्मी रखने वाला पहला बंदा था। परमानेंट आर्मी का मतलब बता दें क्या है। इससे पहले मिलिट्री एक लिमिटेड आर्मी अपने पास, रूलर अपने पास लिमिटेड आर्मी रखता था। बाकी जो आर्मी होती थी वो इक्ता या अदर डिवीज़न जो होते थे उनके पास रहती थी। उन्हें कॉल कर उनको बुला लिया जाता था जब ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा जो परमानेंट आर्मी भी होती थी वो पार्ट टाइम किसानी का काम करते थे, वो पार्ट टाइम मिलिट्री का काम करते थे। जब कभी जंग होती थी इमरजेंसी में उनको कॉल कर दी जाती थी, वो खेत छोड़ के मिलिट्री में आ जाते थे। पर इसने परमानेंट मिलिट्री रखी ताकि उनको ट्रेन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को जीत सके। तो परमानेंट आर्मी रखने वाला यही था। कैश में सैलरी देने वाला, यानी इससे पहले जो सैलरी दी जाती थी वो इन द फॉर्म ऑफ जागीर या फिर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स वगैरह जो अनाज आया करता था वो बांट दिया जाता था, जागीरें दे दी जाती थी। सैलरी इसने देना शुरू करी क्योंकि परमानेंट आर्मी है। और हाँ, जंग का लूटा हुआ माल जिसको बूटी बोलते हैं या माल गनीमत बोलते हैं वो बांटा जाता था। इसने शुरुआत करी कैश सैलरी देने की। इसके अलावा दाग या हुलिया सिस्टम, दाग का मतलब ये है घोड़ों पर एक मोहर बनाई जाती थी। इसने असल में ब्रांडिंग द हॉर्सेस, इसको हम बोल सकते हैं, सॉरी हुलिया नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ब्रांडिंग द हॉर्सेस। ब्रांडिंग द हॉर्सेस यानी घोड़ों को, एक तो इसने अच्छी नस्ल के अरबी घोड़े मंगा के रखे और उनके पीछे मोहर लगाता था ताकि मिलिट्री का घोड़ा जो है वो कोई अपने पास का यूज में ना रहे या चोरी में ना जाए। हुलिया या ड्रेस कोड इसने बनाया जिसमें सोल्जर्स को एक पर्टिकुलर ड्रेस में ले जाके लड़ना होता था, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना था, दूसरे की सिक्योरिटी के लिए इसने बनाया। इसके अलावा देखो इसके टाइम में अल्कोहल और ड्रग्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। समझिए आप, अल्कोहल पूरी तरीके से बैन थी। तो फिल्मों में जिस तरीके से कुछ शराब पीता हुआ दिखाया गया है, ये सब चीज़ें दिखाई गई है, वो रियल हिस्ट्री से काफ़ी हद तक दूर है क्योंकि इसने खुद ही शराब पे पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा इसने सोशल गैदरिंग पे पाबंदी लगाई। सोशल गैदरिंग क्या थी, फिर आपको याद दिलाऊं कि अल्तमज ने जो ग्रुप ऑफ 40 बनाए थे, तो ये लोग जब भी गैदरिंग करते थे शादी के बहाने, किसी चीज़ के बहाने, तो बादशाह के खिलाफ कॉन्स्पायरेसी करते थे। तो इसलिए ये कह दिया कि भाई किसी को अगर रिश्ता भी लगाना है, शादी भी करना है तो मेरी मर्जी से करेगा, ताकि ये पता चल सके कि ये शादी के बहाने कोई सीक्रेट अलायंस तो नहीं बना रहे हैं, कोई षड्यंत्र नहीं रख रहा है, कोई कॉन्स्पायरेसी नहीं रख रहा है। इस टाइम का इसने काम किया। इसने मार्केट रिफॉर्म भी किए। बाजार अदल का मतलब होता है
द मार्केट ऑफ जस्टिस, इसने इंसाफ का बाजार बनाया और उसमें प्राइस फिक्स कर दिए गए। इसने कहा फसल अच्छी हो या बुरी हो, दाम एक ही रहेंगे, क्योंकि अनाज सभी की ज़रूरत है और अनाज के दाम नहीं बढ़ना चाहिए। फिक्स प्राइस कर दिया। इसके अलावा इसने मार्केट को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। बाजार अदल क्या था? इंसाफ का बाजार। तो बाजार में क्या कर दिया गया कि तेल वगैरह बिकेंगे एक तरफ, गुलाम बिकेंगे एक मंडी में, अनाज बिकेगा अलग मंडी में। उसके अलावा उसने स्ट्रिक्टली रूल फॉलो किए और स्पाइसी लगाए ताकि स्पाई जो थे वो अगर कोई गलत तोला जाए तो उसको सख्त सज़ा दी जाती थी। इसके लिए स्पाई का यूज़ किया, बच्चों का भी यूज़ किया उसने स्पाई के तौर पर। उसके अलावा उसने एक डिपार्टमेंट शाह मंडी बनाया और एक दीवान रियासत। दीवान रियासत वो डिपार्टमेंट था जो ट्रेड एंड कॉमर्स का था और प्राइस को कंट्रोल करता था। तो दीवान रियासत बनाने वाले भी यही हैं। तो इतनी बातें हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए कुछ और बातें जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी। कुछ बातें वो जानते हैं। इनके कंस्ट्रक्शन उन्होंने अल्लाह दरवाज़ा बनाया, ये दिल्ली में है। इसके अलावा अल्लाह मीनार ये बनाना चाहते थे दिल्ली के अंदर, जिसको चाहते थे कुतुब मीनार से दुगने साइज की हो। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया, भाई इनकी डेथ हो गई, फिर वो आगे कभी किसी ने बनाया ही नहीं। इसके बाद जमात खाना मॉस्क, ये भी दिल्ली में है, इनकी बनाई हुई है। हज़ार सुतून महल ये एग्जिस्ट नहीं करता पर ये माना जाता है ये भी दिल्ली में था। और हौज़ ख़ास, पानी की व्यवस्था करने के लिए हौज़ ख़ास बनवाया, ये भी इसने दिल्ली में बनाया। इसके अलावा इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मलिक काफूर, हज़ार दिनारी भी कहा जाता है। इसको इन्होंने गुजरात में खरीदा था। गुजरात जीत के लौट रहे थे तो वहाँ से ये खरीद के लाए थे हज़ार दिनारी। बाद में वही कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसी ने मारा, कुछ का कहना है इसने मारा नहीं, मगर हाँ इनके बेटों की मौत की वजह यही बना। तो इसकी मिलिट्री कंप्लेन संभालने लगा था मलिक काफूर, जो एक ट्रांसजेंडर था, और उसने जहाँ मलिक काफूर जाता था वहाँ दहशत हो जाती थी और बहुत आसानी से ये जीत लिया करते थे। इसी वजह से इंडिया का बहुत बड़ा एरिया जीता। और इसके दरबार के कभी हज़रत अमीर खुसरो थे। हज़रत अमीर खुसरो के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं अलीगढ़ के क्लास में, और मैं उनका अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। क्योंकि राइटर भी थे, रिडल प्लेयर्स भी थे, पोएट भी थे, सूफी भी थे, इन्वेंटर ऑफ तबला एंड सितार भी थे, बहुत सारे काम किए हैं। तो एक मलिक मोहम्मद जायसी ने अलाउद्दीन खिलजी की और रानी पद्मावती की एक लव स्टोरी पद्मावत नाम से लिखी है, उसी में फिल्म भी बनी है। तो इसका एक दो बातें हो, जैसे ये कहता था किंगशिप हैज़ नो किंगशिप, यानी बादशाह का कोई रिश्तेदार नहीं होता, ये कहा करता था। तो इतनी बातें इनके बारे में जान लें। और उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो था, जब इसकी डेथ हुई, कब डेथ हुई 1316 में। तो उसी टाइम मलिक काफूर ने थ्रोन कैप्चर करने की कोशिश की और अलाउद्दीन खिलजी के एक बेटे को तो अंधा कर दिया और एक बड़े बेटे को मुबारक खान जिसका नाम बताया जाता है उसको जेल में डाल दिया, और छोटा बेटा जिसका नाम शहाबुद्दीन उमर था, इनका नाम इसलिए नहीं लिख रहा, बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। शहाबुद्दीन उमर जो एक महज 6 साल का बेचड़ा था, उसको में बिठा के खुद उसकी जगह रूल करने लगा, और बड़े बेटे को 18 साल का जो था मुबारक खान, उसको जेल में डाल दिया। इसी टाइम एक मलिक, गाजी मलिक नाम का शख्स उसको जेल से छुड़ाता है, पूरी फिल्मी स्टाइल स्टोरी है। वो जाके ये मलिक काफूर को मारता है और यहाँ से मुबारक खान जो है बादशाह बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। तो लास्ट मुबारक खान होता है, बस इसके बारे में इतना जान लीजिए। मुबारक खान, और मुबारक खान रूल करता है। इसी बीच मुबारक खान का एक फ्रेंड होता है, कुछ लोग उसको होमोसेक्सुअल फ्रेंड बताते हैं और कुछ लोग उसका सिर्फ फ्रेंड बताते हैं, जिसका नाम होता है खुसरो। खुसरो मुबारक खान को मार के कुछ दिन के लिए रूल करता है, और खुसरो को मार के गाजी मलिक एक नई डायनेस्टी बनाते हैं जिसका नाम है जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। तो गाजी मलिक जब बादशाह बने तो उसका नाम गयासुद्दीन तुगलक रख लिया अपना नाम, और तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हुई। तो आइए शुरू करते हैं तुगलक डायनेस्टी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बात करते हैं अब तुगलक डायनेस्टी की। तुगलक डायनेस्टी सबसे लंबे टाइम रूल करने वाली डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और ये 1320 से लेके 1414 तक रही। इसके फाउंडर जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक थे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गाजी मलिक ने किस किस तरीके से हेल्प करी खिलजी की, पर बाद में ये खुद ही रूलर बन गए। इसकी डिटेल वीडियो मेरी वीडियो प्ले लिस्ट में है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं अगर आपको डिटेल देखना है।
रियल नेम था इनका गाजी मलिक, और ये फाउंडर थे तुगलकाबाद की, जो दिल्ली में ये शहर बसाया तुगलकाबाद, उसके फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक। तो इतना इनके बारे में बस इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं, और 20 से 25 तक इनका रूल रहा। इसके बाद इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, इनके अच्छा डेथ कैसी हुई, इस डेथ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये भी आपको दूसरी वीडियो में मिल सकता है। तो इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, रियल नेम जोना खान और उलू खान, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, और जरा रिमाइंड कीजिए किसका नाम बताया था कि उनका रियल नाम उलू खान है। और इनका भी रियल नाम उलू खान था, और फेमस एज वाइसेस्ट फूल। वाइसेस्ट फूल मतलब सबसे समझदार बेवकूफ़। इनको समझदार बेवकूफ़ इसलिए कहा जाता है, थे तो ये हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। ये उस ज़माने में कैलियोग्राफी, अरेबिक, पर्शियन, मैथ्स, साइंस, लाइफ साइंस, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज रखते थे, पर इनके डिसीजन कामयाब नहीं हो सके, इस वजह से इनको वाइसेस्ट फूल कहा जाता है। तो आइए इनके कुछ डिसीजन और एएमयू में आने वाले क्वेश्चन, वो जो हमारे वनडे एग्जाम्स हैं जिनमें एसएससी वगैरह, उनमें भी जो ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डिटेल में नहीं आते, सिर्फ उन्हीं की आज बात करेंगे। तो पहली चीज इन्होंने शुरू करी टोकन करेंसी। टोकन करेंसी मतलब वो करेंसी जिसकी एक्सचेंज वैल्यू अलग होती है और रियल वैल्यू अलग होती है। यानी इन्होंने सस्ती मेटल की, लाइक इन्होंने टिन की कॉइन चलाया, इन्होंने लेदर कॉइन चलाया और एक्सचेंज बैंक बना दिया, और एक्सचेंज बैंक बना के वहां पर क्वाइन के बदले क्वाइन दिए जाते थे, पर वो फेलियर रहा, क्योंकि बाहर से जितने भी व्यापारी आते थे उन्होंने लेने को मना कर दिया। दूसरे इंडिया के भी वो व्यापारी लेने में कतराते थे कि ये किसी काम के नहीं है, हमारे लेदर के क्वाइन, टिन के क्वाइन, ये लेने से मना कर दिया। दूसरा इन्होंने दोआब टैक्स, दोआब कहते हैं दो पानी, दोआब यानी गंगा जमुना वाला पानी, जहाँ गंगा जमुना का पानी मिलता था वहां उन्होंने दोआब टैक्स लगाया, क्योंकि वहां इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी, तो वहाँ इनको अंदाजा था यहाँ खेती अच्छी होगी, तो उन्होंने वहाँ दोआब टैक्स लगाया, पर सूखा पड़ने की वजह से ये भी फेलियर हो गया। तीसरा इन्होंने खुरासान पर अटैक किया, पर उसमें भी कामयाबी नहीं मिल पाई। चौथा इन्होंने एक सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवाने अमीर कोई। उस जमाने में ये एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज दिया करते थे, लोगों को बताया करते थे कि आप किस ज़मीन पर किस तरीके से खेती करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। मगर क्योंकि मैकेनिज्म नहीं थी, टीम नहीं थी, इन्होंने जो लोगों को अपॉइंट किया उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, और उन्होंने मिसगाइड किया, और उससे किसानों को नुकसान नहीं हुआ, तो ये भी फेलियर हो गया। ये चार तो इनके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवा पॉइंट, इन्हीं की टाइम में एक मोरक्कन राइटर आया इब्ने बतूरा, इब्ने बतूता, और उसने किताब लिखी अल रहेला। तो ये भी पूछ लेता है अल रहेला किसने लिखी, और ये भी पूछ लेता है इब्ने बतूता कहाँ से आया था। तो मोरक्को से आया था, और इनकी पीरियड में आया था मोहम्मद बिन तुगलक। और जहांपना नगर एक शहर भी इन्होंने बसाया। ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। इनके बारे में बस इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए अब बढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक की तरफ। से जान ले फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक के कजिन थे, उनके बाद उनके कजिन बने, और 1357 तक रहे, यानी 87 तक रहे, और ये फेमस थे सोशल वर्क के लिए। सोशल वर्क के लिए फेमस है, तो आइए कौन कौन से सोशल वर्क कर रहे हैं जान लेते हैं। इन्होंने हॉस्पिटल बनाया दिल्ली में जिसको दारुल शिफा कहा जाता है। इसके एक मदरसा या स्कूल खोला दारुल बका नाम से। अनएम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट या ब्यूरो, अनएम्प्लॉयमेंट ब्यूरो खोला इन्होंने, जिसमें जो अनएम्प्लॉय लोग थे, बेरोजगार लोग थे, उनका डेटा लिखा जाता था। इसके अलावा दीवाने खैरात, ये वीमेंस वेलफेयर डिपार्टमेंट या चैरिटी डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। ये एक चैरिटी डिपार्टमेंट था। दीवाने बंदेगान, जिसमें स्लेव वेलफेयर के काम होते थे, और स्लेव डिपार्टमेंट था, और इन्हीं के पीरियड में सबसे ज्यादा स्लेव रजिस्टर्ड हुए। इसके अलावा नंबर ऑफ सिटीज इन्होंने स्टैब्लिश की। यहाँ मैं मेन 4 सिटीज के नाम लिखूंगा, पर इन्होंने उससे ऊपर बहुत सारे शहर बसाए हैं, जिसमें फिरोजाबाद, फतेहगढ़, जौनपुर और हिसार। जौनपुर ये इनके कजिन जोना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर है। थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दूं, इनका नेचर ऐसा था कि ये सारे जितने पहले बादशाह गुजरे हैं सबको ये रिस्पेक्ट दिया करते थे, और इन्होंने जो खुतबा था उस खुतबे के अंदर नाम डलवाए पुराने बादशाहों के, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का, और मोहम्मद बिन तुगलक का, और गयासुद्दीन बलवन का, और इल्तुतमिश का, यानी अपने पहले से आए हुए सल्तनत पीरियड के रूलर्स की भी इन्होंने नाम खुतबे में डलवाए, सभी की तरफ रिस्पेक्ट शो करी। इसके अलावा इन्होंने कैनाल्स बनाई, और अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट में इतना याद रख लीजिए कि सल्तनत रूलर वो फेमस वो कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, वो फिरोज शाह तुगलक है। इसके अलावा इन्होंने सराय, नंबर्स ऑफ सराय, यानी सराय वो जगह होती थी शहर की एंट्री का गेट, जहाँ मर्चेंट्स और विजिटर्स आके रुका करते थे। नंबर्स ऑफ सराय बनाए, 1200 के करीब इन्होंने गार्डन बनवाए। इसके अलावा जल घड़ी यानी वाटर क्लॉक और ताल घड़ी ये इन्होंने बनवाई।
फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नया नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम है, दिल्ली में, ये बनवाया और 24 टैक्सीज को 4 में कन्वर्ट करवाया। 24 टैक्स को 4 में बदलवाने वाले भी यही थे। इसके अलावा इन्होंने अशोका के पिलर, 2 अशोका के पिलर, एक मेरठ से एक टोपरा से लाके दिल्ली आए। ये गुजरे तो इनको ये पसंद आया। उस टाइम इनको ये समझ में नहीं आया ये है क्या इस पिलर्स में, पर उनको वो पसंद आया क्योंकि बाद में उसको जेम्स प्रिंसेप ने डिकोड किया अशोका के पिलर्स को। तो बस इन्होंने वहां से वो उखड़वाया और दिल्ली में लगवा लिए। उसके बावजूद इनको कुछ बुरा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे वजह यह है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम किसी ने ब्राह्मण पर जजिया लगाया था। इससे पहले ब्राह्मण जो थे जजिया से एग्जेम्प्टेड माने जाते थे और इसने पहली बार जब ब्राह्मणों पर जजिया लगाया तो ये इसकी वजह से इनको काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। इससे पहले किसी रूलर ने ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगाया था। चलिए, इसके बाद इनका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि इनका वजीर जो है खाने जहां मकबूल। तो लोग इसकी क्रेडिट का सक्सेस ऑफ क्रेडिट ऑफ फिरोज शाह तुगलक जो है वो इनके वजीर को, इनका वजीर था खाने जहां मकबूल, उसको इनकी कामयाबी की वजह मानते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बाद ये तुगलक डायनेस्टी का फॉल स्टार्ट हो गया। इनके बेटे थे नहीं, इनके पोते बने और जिनको गयासुद्दीन सेकंड भी कहा जाता है। पर वो सब जितने भी थे वो कैपेबल नहीं थे रूल करने के। अबू बकर, फिरोज, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड और हुमायूं, अलग अलग नाम के 4-5, उनसे आपके लिए अभी फिलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर इन्हीं के तुगलक डायनेस्टी में एक बहुत बड़ा इन्वेजन हुआ, बहुत बड़ा अटैक हुआ इंडिया पर और जिसने कत्लेआम किया, और वो था 1398 में तैमूर का इन्वेजन। तैमूर द लैम्प, यानी वो लंगड़ा था एक, उसको तैमूर द लैम्प, उसने अटैक किया 1398 में और 1399 तक ये इंडिया में रुका। और उसको लगा कि मैं यहाँ रूल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ की पब्लिक मुझे पसंद नहीं कर रही है। यहाँ से लूट के और पैसा ले गया और सेंट्रल एशिया में अपनी हुकूमत बनाने के ख्वाब देखने लगा। बहरहाल तो 1398 में तैमूर का हुआ। उस टाइम जो रूलर थे उनका नाम था नसीरुद्दीन महमूद शाह। या नसीरुद्दीन महमूद शाह या महमूद शाह नाम से भी इनको पुकारा जाता है। तो ये थे आखिरी पावरफुल रूलर और इसके बाद फॉल होता चला गया इनका। और दौलत खान नाम के एक शख्स ने तुगलक डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था। कुछ दिन रहा, वो तुगलक नहीं था पर, और उनको फिर हरा के यहाँ सैयद डायनेस्टी स्टार्ट होगी। और कहा यह जाता है कि सैयद डायनेस्टी के खिजर खान ने तैमूर की पंजाब से मदद भी की थी और तैमूर उनको नॉमिनेट कर दिया गया था कि अगला रूलर ये बनेंगे। पंजाब की तरफ से कब्जा करते हुए खिजर खान आ गए थे। तो अब यहाँ के बाद जल्दी से शुरू करते हैं क्विक रिवीजन सैयद डायनेस्टी का, और उसके बाद लोधी, उसके बाद इस वीडियो का एंड हो जाएगा। आइए समझते हैं अब सैयद डायनेस्टी से। सैयद डायनेस्टी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस इतना याद रखना है कि सैयद डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर खिजर खान थे और लास्ट रूलर आलम शाह थे। बस फिलहाल के लिए इन एग्जाम के लिए आपको इतना ही जानना काफ़ी है कि फर्स्ट खिजर खान और लास्ट आलम शाह। और आलम शाह जो लास्ट रूलर थे उन्होंने बहलोल लोधी को अपना बेटा बना रखा था और उन्होंने इनवाइट किया बहलोल लोधी को और कहा आइए कि आप सल्तनत संभालिए, और बाकी की अपनी बची हुई जिंदगी यूपी के बदायूं शहर में पूरी करी। तो अब बात करते हैं लास्ट डायनेस्टी जो है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक रही और ये लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की और फर्स्ट अगवान रूल था। ये फुल्ली अगवान कहलाए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वो टर्को अगवान कहलाते थे। कौन कहलाते थे कमेंट से बताइएगा। तो लोधी डायनेस्टी, अगवान डायनेस्टी, सॉरी, ये लोधी जो थी फर्स्ट अगवान डायनेस्टी थी, इसके फाउंडर थे बहलोल लोधी। और सबसे लंबा रूल करने वाले दिल्ली सल्तनत में यही है। इन्होंने 38 ईयर्स तक रूल किया। जितने भी दिल्ली सल्तनत में रूलर हुए हैं इंडिविजुअली सबसे ज़्यादा रूल करने वाले बहलोल लोधी हुए। और ये अपने आप को, इनका टाइटल था, ये अपने आप को कहलाते थे रैयत आला, रैयत आला या मसनद आली, यानी सुपीरियर इन पीपल। और क्योंकि ये जो थे अपने आप को तैमूर के बेटे शाहरुख का गुलाम मानते थे, इसलिए अपने आप को बादशाह नहीं कहते थे और अपने क्वाइन भी इन्होंने नहीं चलाए थे। अब बहलोल लोधी के बाद सीधे बात करते हैं सिकंदर लोधी की। सिकंदर लोधी ये थोड़ा सा साइको टाइप का था और इससे बहुत ज़्यादा
क्वेश्चन तो नहीं आते, पर हाँ इसने ही वॉज फाउंडर ऑफ सिटी आगरा। आगरा सिटी का ये फाउंडर है। इसने कैपिटल अपनी दिल्ली से आगरा ले गया, क्योंकि ये राजस्थान में कैप्चर करना चाहता था, इसलिए दिल्ली से राजधानी आगरा लेके गया। ही वॉज अ पोएट ऑल्सो, ये पोएट भी था। इसने गुलरुखी नाम से पोइट्री लिखी है। तो पूछ लेता है कि गुलरुखी किस का कलेक्शन है, तो ये सिकंदर लोदी का। इसने लैंड मेजरमेंट स्केल भी बनाया और उस स्केल का नाम था गज़े सिकंदरी। तो ये नहीं पूछेगा गज़े सिकंदरी ने किसने बनाया, ये पूछ सकता है दिल्ली सल्तनत में लैंड मेजरमेंट स्केल किसने बनाया। जैसे मुगलों में अकबर ने बनाया था गज़े इलाही, इसमें इन्होंने बनाया गज़े सिकंदरी। इसके अलावा इसने नागरकोट का ज्वालामुखी टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय किया। अब लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी के बारे में बात करें, इससे सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का भी और लोदीज का भी, और इसकी बैटल हुई बाबर से 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसकी डिटेल हम मुगलों वाले चैप्टर में कर लेंगे। और यहाँ बाबर इब्राहिम लोदी को हराएगा और मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश कर लेगा। तो पार्ट फर्स्ट ख़त्म हुआ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और जितने भी हमारे स्टूडेंट जो ANU की तैयारी कर रहे हैं या डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और अगर पसंद आया हो तो अगले वीडियो के लिए आप कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा।